लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 12 कमलाचरण के मित्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, वैसे ही विरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। सुवामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे कि जिसने देखा मोह गया। यहां तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों का रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जीना ऊबता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी विरजन बाजी ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि भाई, नई दुल्हन घर में लाए हो, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो। सुनते हैं परम सुंदरी स्त्री पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। जेब खनखनाकर बोले, अजी दावत लो, शराबे उड़ाओ। हाँ, बहुत शोरगुल्ला मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझेंगे कि ये गुंडे हैं। जब से वो घर में आई है मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सुनता हूं अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अल्लम गल्लम सभी घोंटे बैठी है। डरता हूं कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी तो मुंह ताकने के सिवाय और क्या करूंगा। इसलिए अभी जी बचाता फिरता हूं। यों तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकौएबाज गुंडे थे, सब उसके मित्र थे। परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फाके मस्त छिछोरे थे। इनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ मजीद थे। ये कचहरी में अरायज नवीसी किया करते थे। जो कुछ मिलता वो सब शराब की भेंट करते। दूसरा नंबर हमीद खां का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दी। अब ये ढंग था कि सायंकाल को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के ज्वारी, नल के परम भक्त, सैकड़ों के दांव लगाने वाले। स्त्री के गहनों पर हाथ मांझना तो नित्य का इनका काम था। शेष 2 महाशय, राम सेवकलाल और चंदूलाल, कचहरी में नौकर थे। वेतन कम, पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर के लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी। 8 बजे जब डिप्टी साहब लेटे तो ये 5 जने एकत्र हुए और शराब के दौर चलने लगे। 5 पीने में अभ्यस्त थे। जब नशे का रंग जमा तो बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अब आप बहकने लगे क्यों? राम सेवक, बतला क्यों नहीं देते, इसमें झेंपने की कौन सी बात है? कमला, बतला क्या अपना सिर दूं? कभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दरार से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी समझ लो। मजीद, तो भाई ये दोस्ती किस दिन काम आएगी, एक नजर हमें भी दिखाओ। सैयद, बेशक दोस्ती के यही मानी है कि आपस में कोई पर्दा न रहे। चंदूलाल, दोस्ती में क्या पर्दा? अंग्रेजों को देखो, बीबी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्त हाथ मिलाने लगे। राम सेवक, मुझे तो बिना देखे चैन न आएगा। कमला एक धप लगाकर, जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं। अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला, अरे तो मैं नहीं कब करता हूं? चंदूलाल, वाह मेरे शेर, यही मर्दों की सी बातें हैं। तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं क्यों? कमला, जी जरा मुंह में कालिख लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद, तो आज ही ठहरी ना। इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर विरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं, यदि वे दिन एक बार फिर आ जाते। आह, कैसा मनोहर जीवन था। संसार प्रेम और प्रीत की खान था। क्या वो कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थी? इन्हीं विचारों में आंखें झपक गईं और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी थी। उसने उसकी किताब के 2 पन्ने फाड़ दिए थे। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी ली, बाहर भागा। वो रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि सुवामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना? ये बहुत मार मार कर भागता है। आज इसकी खबर लेती हूं, देखूं कहाँ मारा है।
लल्लू ने डबडबाई आंखों से विरजन की ओर देखा। तब विरजन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे इन्होंने कहाँ मारा, ये मुझे कभी नहीं मारते। ये कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वो समय अब कहाँ। रात्रि अधिक बीत गई थी। अचानक विरजन को जान पड़ा कि कोई सामने वाली दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना। बराबर शब्द आ रहे थे, कभी रुक जाते, कभी सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे विरजन के हाथ पांव फूलने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। जी कड़ा करके उठी और महाराज इनको झंझोड़ने लगी। घिघी बंधी हुई थी। इतने में मिट्टी का एक बड़ा ढेला सामने गिरा। महाराजिन चौंक कर उठ बैठी। दोनों को विश्वास हुआ कि चोर आए हैं। महाराजिन चतुर स्त्री थी, समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग हो जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं, तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया कि जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर सेंध में से निकाला। महाराजिन घात में थी ही, डंडा चला दिया। खटके की आवाज आई। चोर ने झट सिर खींच लिया और ये कहता हुआ सुनाई दिया, उफ, मार डाला, खोपड़ी भरना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की ध्वनि आई और तत्पश्चात सन्नाटा हो गया। इतने में और लोग भी जाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महाराजन ने निकट जाकर देखा, फिर आकर विरजन से कहा, बहू, एक बात कहूं, बुरा तो न मानोगे? विरजन, बुरा क्यों मानूंगी, कहो क्या कहती हो? महाराजन, रात जो सेंध पड़ी थी वो चोरों ने नहीं लगाई थी। विरजन, फिर कौन था? महाराजन, घर ही के भेदी थे, बाहरी कोई न था। विरजन, क्या किसी कहार की शरारत थी? महाराजन, नहीं, कहारों में ऐसा कोई नहीं है। विरजन, फिर कौन था, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? महाराजन, मेरी जान में तो छोटे बाबू थे। मैंने जो लकड़ी मारी थी उनके सिर में लगी, सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही विरजन की भ्रुकुटी चढ़ गई, मुखमंडल अरुण हो आया। क्रुद्ध होकर बोली, महाराजन, होश संभाल कर बातें करो। तुम्हें ये कहते हुए लाज नहीं आती? तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बात कहने का साहस कैसे हुआ? साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तुम्हें यहां से खड़े खड़े निकलवा देते। तब तुम्हें विदित होता कि जीभ को वश में न रखने का क्या फल होता है। यहां से उठ जाओ, मुझे तुम्हारा मुंह देखकर ज्वर सा चढ़ रहा है। तुम्हें इतना न समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हूं? उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है? सारा घर उनका है, मेरा जो कुछ है उनका है, मैं स्वयं उनकी चेरी हूं। उनके संबंध में तुम ऐसी बात कह बैठी। परंतु जिस बात पर विरजन इतनी क्रुद्ध हुई, उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची। वे कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति समझते थे जितना वो था। भय हुआ कि कहीं ये महाशय बहू के गहनों पर न हाथ बढ़ाएं। अच्छा हो कि इन्हें छात्रालय में भेज दूं। कमलाचरण ने ये उपाय सुना तो बहुत छटपटाया, पर कुछ सोचकर वो छात्रालय चला गया। विरजन के आगमन से पूर्व कई बार ये सलाह हुई थी, पर कमला के हठ के आगे एक भी न चलती थी। ये स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था, जो अब की बार उसे छात्रालय ले गया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास वरदान का भाग 12, कमलाचरण के मित्र, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।